गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, जैसा कि आपको पता है हम लास्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ किंगडम सिस्टम्स। ओके, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन एंड ऑल, और उसमें हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था वो था किंगडम सिस्टम, राइट। किंगडम सिस्टम में अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने शुरुआती तौर पे 3 या 4 किंगडम सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया और हमने ये पढ़ा कि वो किंगडम सिस्टम्स क्यों यूज़ नहीं की जाती या उनके कौन से ड्रॉबैक्स है। ओके, एक बात आपको समझ में आएगी अगर आपने लास्ट क्लास का प्रॉपरली स्टडी किया है तो कि किंगडम सिस्टम्स इवॉल्व हुई है, राइट। मतलब पहले 2 किंगडम सिस्टम आई, फिर 3 किंगडम सिस्टम आई, फिर 4 किंगडम सिस्टम आई और फाइनली 5 किंगडम सिस्टम आई, है ना। तो ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इवोल्यूशन जो है वो किस बेसिस पे हुआ है? ड्रॉबैक्स। एवरी किंगडम सिस्टम हैज ट्राइड टू रिमूव सम ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रीवियस किंगडम सिस्टम। नाउ व्हाट वी डू during classification is we use 5 kingdom system. Now the reason behind we use 5 kingdom system or classify the organisms in 5 different kingdoms is it is the most rectified or accurate kingdom system, है ना। और as a kingdom system और 5 kingdom system हमको, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं कि it was provided by R.H. Whittaker in 1969, very recently, comparatively. Okay, it's a very recent thing that we came across 5 kingdom system of classification given by R.H. Whittaker. Question wise also these names are very important. All the names like 2 kingdom system was given by it was given by Carolus Linnaeus. The kingdom Protista was added by, or say 3 kingdom system was given by, your answer should be directly Ernst Haeckel. Who added the kingdom Monera or created the 4 kingdom system? Answer should be Copeland. Likewise, which of these scientists provided us with 5 kingdom system of classification? Answer should be R.H. Whittaker. टाइमलाइन उतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब कौन से साल में वगैरह, ये सिर्फ हम रेफरेंस के लिए बोलते पढ़ते हैं। नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। R.H. Whittaker 5 kingdom system, Ernst Haeckel 3 kingdom system, Copeland 4 kingdom system and Carolus Linnaeus 2 kingdom system, the first ever kingdom system, right? Now अगर हम आगे बढ़े इसमें तो कौन से वो 5 किंगडम्स हैं जो 5 किंगडम सिस्टम का हिस्सा है? तो वो 5 किंगडम्स हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ हमारे लिए लिखना ज़रूरी है कि दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन्हें रैंडमली लिख सकते हैं? तो हाँ, एज अ राइटिंग थिंग you can always write them, say them randomly, but ये ऑर्डर जो है ये मैंने मेंटेन क्यों किया हुआ है या इसी ऑर्डर में हमने इनको क्यों लिखा गया है या क्यों लिखा है, इसका कुछ कारण है, कुछ रीज़न है, और वो रीज़न जो है वो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, इस तरफ आप जो डायग्राम देख पा रहे हो वो एक जनरल डिपिक्शन है, एज यू कैन सी इन द बेस। It is a diagram or representation of 5 kingdom system, ठीक है ना। और 5 kingdom system को R.H. Whittaker ने रैंडम मैनर में बिल्कुल भी नहीं दिया, उसके लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज सेट किए गए
और उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे इन किंगडम सिस्टम्स को दिया गया। जैसे कि क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें तो पहला क्राइटेरिया इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में या किस सीक्वेंस में वो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए या इवॉल्व हुए। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले एनिमल्स तो नहीं आए या सबसे पहले प्लांट्स तो नहीं आए, क्योंकि प्लांट्स हो या एनिमल्स ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मल्टी फंक्शनल है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ पहले इवॉल्व नहीं होती। इवोल्यूशन हमेशा सिंपल चीज़ से शुरू होता है। आप किसी भी एग्जाम्पल की तरफ देख लो, पहले लोग बैलगाड़ियों से जाया करते थे जिसका मैकेनिज्म सिंपल था। अब 150 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली गाड़ी भी आपको मार्केट में मिल जाती है, राइट। पहले लोग नॉर्मल सा फ़ोन यूज़ करते थे जिसमें फ़ोन करने के अलावा और कुछ नहीं हो पाता था। अभी फ़ोन में सब कुछ हो जाता है, ऐसे स्मार्टफोन्स आए हैं। तो स्मार्टफोन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नॉर्मल वाला फ़ोन? बैलगाड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मोटर गाड़ी? जाहिर सी बात है मोटर गाड़ी या स्मार्टफोन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इवोल्यूशन चाहे किसी नॉन लिविंग चीज़ का हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमेशा इवोल्यूशन जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं। ओके, कॉम्प्लिकेटेड टू सोफिस्टिकेटेड होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाइज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा, उल्टा नहीं। तो वही बेसिस ध्यान में रख के ये सीक्वेंस है भाई कि मोनेरा पहले आए, फिर प्रोटिस्ट्स आए, फिर फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया आए। इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा कि मोनेरा सबसे बेस पे है, उसके बाद प्रोटिस्टा और उसके बाद टाइम लाइन में ये तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स लगभग एक साथ इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए या पैरेलली इवॉल्व हुए हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो पाम जैसा है वो ऐसे रैंडमली नहीं है। इट इज द मीन्स एफर्ट टू शो दैट हाउ दे इवॉल्व। दैट्स वाई क्राइटेरिया फर्स्ट that was used by R.H. Whittaker in order to create a 5 kingdom system was how they evolve or what was the sequence of their appearance during evolution. That's what you call direction of evolution. As you can see, this arrow is moving upwards, and what this arrow indicates? Direction of evolution, right? This is the first criteria set by R.H. Whittaker in his 5 kingdom system that he provided. So हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। हम यहाँ पे जो जो लिख रहे हैं उसको आप उधर डायग्राम में रिलेट करो तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। देन सेकेंड क्राइटेरिया इज cellular organization. As you can see here, cellular organization. Now we need to understand what is the meaning of this term cellular organization, है ना। cellular organization का साधा सा मतलब होता है which type of cell is there in an organism. organism की सेल किस प्रकार की है, ये एक बेसिस या क्राइटेरिया है। अब आपको पता है कि दुनिया भर के पाए जाने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में 2 ही तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक यूकैरियोटिक और दूसरी प्रोकैरियोटिक, है ना। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, not organism. There are only 2 types of cells found in different variety of organisms on earth. Either they possess eukaryotic cell or they possess prokaryotic cell.
तो इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यहां फिर से लगाओ कि कौन पहले आए होंगे। नो डाउट प्रोकैरियोट्स वेयर द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स, लैटर अराइज्ड यूकैरियोट्स। तो फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सेपरेट किंगडम 5 किंगडम सिस्टम में रखा गया, दैट इज मोनेरा, जो कि हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। 4 किंगडम सिस्टम में भी यही था, तो उसको हटाया नहीं गया। स्टिल मोनेरा इज अ किंगडम फॉर ऑल डिफरेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो यहां इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि किंगडम मोनेरा के बाजू में लिखा है प्रोकैरियोट्स, राइट। Why the prokaryotes is written here? Because this kingdom Monera is for all types of prokaryotic organisms. So cellular organization wise kingdom Monera में सभी तरह के prokaryotic cell containing organisms को रखा जाएगा, और बाकी सभी kingdoms में सिर्फ किस तरह के organisms या किस तरह की cells वाले organisms है, यूकैरियोटिक। तो यहां पे हम लिख लेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। ये जो 1, 2, 3, 4 ये जो 4 बचे हुए किंगडम्स है, इनमें से किसी में भी ऑर्गेनिजम्स किस तरह की सेल्स पजेस नहीं करेंगे, prokaryotic. All the organisms belonging to any of these kingdoms will always possess eukaryotic cell, while any organism that possesses prokaryotic cell will be by default included under Monera. That is what the second basis used by R.H. Whittaker in his 5 kingdom system. First basis was direction of evolution, second one is cellular organization. The third one, as you can see, is body organization. Now body organization का मतलब क्या? तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी सेल्स से बना हुआ है। मतलब जाहिर सी बात या सिंपल सी बात कि ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, ठीक है ना। मतलब यहां पे क्या होगा, 2 बेसिस, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। अब थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ी सी बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, या जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो ऑर्गेनिजम्स कभी भी मल्टीसेल्युलर नहीं होते। क्या समझा हमने कि कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर नहीं होता। मतलब साफ ये हुआ इसका कि मोनेरा किंगडम जो प्योरली किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया, उसमें कभी भी कोई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके सब प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं। तो हम यहाँ पे इस बात को मेंशन कर लेते हैं कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर, means none of the prokaryote is multicellular. So there is no question of finding a multicellular organism in kingdom Monera. But what about other kingdoms? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, ये जो बचे हुए 4 किंगडम्स है, इनमें एक बात तो क्लियर है कि ये सभी किंगडम्स यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स के हैं। लेकिन क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सिर्फ मल्टीसेलुलर होते हैं? जवाब है नहीं। जैसे हमने कहा
कि सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनमें से कोई भी मल्टीसेलुलर नहीं होता। तो क्या सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं? तो जवाब है नहीं, यूनिसेलुलर भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं। तो हमारी बात ये बनती है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाइज ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। If you talk about prokaryotic organisms, they are always unicellular. That's why we have written this here कि all prokaryotes are unicellular, but eukaryotes can be unicellular as well as multicellular. अब पेच जो है वो फंस गया है ना, कि सभी प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जो यूकैरियोट्स है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो फिर इसीलिए ये चार किंगडम्स में इस किंगडम का डिस्टिंक्शन, जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, इस किंगडम का डिस्टिंक्शन क्या है? दिस पर्टिकुलर किंगडम ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां लिख देते हैं ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल कैरी नहीं करता या कंटेन नहीं करता, तो उसको तुम मोनेरा में तो रख नहीं सकते, तो फिर कहाँ रखेंगे? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा कंटेन unicellular eukaryotes. I will not say all because there are certain unicellular eukaryotes which are kept in fungi or even plantae. That's why just say unicellular eukaryotic organisms के लिए, unicellular eukaryotic organisms के लिए कौन सा किंगडम है? तो it is a kingdom that is protista. Protista is like distinction for monera is prokaryotic organisms, distinction for protista is unicellular eukaryotic organisms, right? तो ये तीसरा क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टीसेलुलर है, ये भी ध्यान में रखा गया RH विटेकर द्वारा। तो आप देखो तीन क्राइटेरिया अभी तक जो हमने डिस्क्राइब किए, पहला डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा जो क्राइटेरिया है, फोर्थ वन, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमारा मतलब क्या? ठीक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक। सिंपल, वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो ये नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। तो दिस ऑल्सो वॉज कंसिडर्ड एज अ व्हाट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन बाय RH विटेकर इन हिज 5 किंगडम सिस्टम, वेदर अ गिवन ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, राइट? एंड द लास्ट basis that was considered by RH Whittaker for his classification was ecological role played। मतलब वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे अगर प्रेजेंट है तो उसका रोल क्या है, वो क्या करता है। 3 रोल्स होते हैं बेसिकली, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और उन्होंने ही सिंथेसाइज किया हुआ फूड बाकी सब हेटेरोट्रॉप्स के लिए काम आता है। उनको तो आता ही है, बट बाकी सभी हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का इकोलॉजिकल रोल क्या हुआ? टू प्रोड्यूस और सिंथेसाइज फूड। उसी तरह से कंज्यूमर मतलब कौन? तो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। क्या हम अपना फूड खुद सनलाइट या और किसी नेचुरली प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके बना सकते हैं? नहीं। तो हम हमारे फूड के लिए, हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे, राइट? तो हम कौन हुए? कंज्यूमर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, वी लाइक ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। अब देखो, क्या हम हेटेरोट्रॉप्स है? हाँ है, हम हेटेरोट्रॉप्स है। क्या हम कंज्यूमर है? यस, वी आर कंज्यूमर्स। क्या हम डिकम्पोजर है? नो। हम कंज्यूमर है, हम हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन हम डिकम्पोजर नहीं है। डिकम्पोजर किसको बोलना? वो आर डिकम्पोजर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजर्स? तो देखो, डिकम्पोज करने वाले मतलब डिकम्पोजर्स। जो वेस्ट मटेरियल है, जो डेड मटेरियल है, जो डेब्रिस है, उसमें फंसे हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को फिर से साइक्लिंग में लाने वाले, मतलब बेसिकली डेड बॉडीज को, डेड प्लांट मटेरियल को तोड़कर, ठीक है ना, उससे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल वगैरह। तो इन साइकिल्स में हमको क्या देखने को मिलता है कि भाई जो प्लांट मटेरियल है या प्लांट बॉडी में फंसा हुआ नाइट्रोजन फिर से सॉइल में कैसे जाएगा? तो वो जाएगा जब वो प्लांट मटेरियल किसी डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म द्वारा तोड़ा जाएगा। तो सॉइल में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस, प्रोटिस्ट्स ये काम करते हैं। कौन सा काम? डिकम्पोजिशन का काम, मतलब डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालने का काम। दैट्स व्हाट कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और इस चक्कर में वो खुद फूड भी ऑब्टेन करते हैं। तो समझो बात को कि कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स दोनों हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है फूड के लिए, लेकिन कंज्यूमर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म पे। समझ में आई ना बात? तो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। कंज्यूमर्स डिकम्पोजिशन नहीं करते, डिकम्पोजर्स कंज्यूमर्स तो होते ही है एक लेवल पे, क्योंकि वो डेड मटेरियल से अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उस चक्कर में वो उस फूड का फ्रैगमेंटेशन भी करते हैं, उसमें अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को रिलीज भी करते हैं और उसको रिसाइकलिंग में हेल्प भी करते हैं। तो ये जो रोल्स है, ये 3 डिफाइंड रोल्स है किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का 3 में से एक रोल होता है इकोसिस्टम में। या तो वो प्रोड्यूसर होता है, या तो वो कंज्यूमर होता है, या तो वो डिकम्पोजर होता है। तो इस बात को भी एज अ क्राइटेरिया या एज अ फैक्ट ध्यान में रखा गया इन 5 किंगडम सिस्टम। तो इन ऑल अगर आप देखो तो RH विटेकर ने प्रोवाइड की गई या दी हुई 5 किंगडम सिस्टम का 5 क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रोल प्लेड। अब इनको ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम इस नॉलेज को जो हमने यहाँ पे समझा अप्लाई करेंगे। देखो, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रोल इन इकोसिस्टम। ओके, नाउ
इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम, फिलहाल इतना ही। अब आप देखो मोनेरा फर्स्ट टू इवॉल्व, ओके, contain all prokaryotes which are always unicellular, okay, then they are producers, consumers as well as decomposers, okay, that is both autotrophs and heterotrophs are present। ध्यान से देखो क्या लिखा है इधर, जो समरी हमने लिखी है उसमें चारों पांचों क्राइटेरियाज दिख जाएंगे आपको। जैसे डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट टू इवॉल्व, ओके, मतलब इस किंगडम को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट टू इवॉल्व। देन their cellular organization is they are prokaryotes and they are always unicellular। तो ये हुआ cellular organization, ये हुआ body organization, ये हुआ direction of evolution। then अगर हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। जब मोनेरा किंगडम को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मोनेरा किंगडम को बिलोंग करने वाले कौन ऑटोट्रॉप्स है और कौन हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, अब जो हेटेरोट्रॉप्स है वो नॉर्मल कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं या फिर डिकम्पोजर्स भी। तो कुल मिला के इकोलॉजिकल रोल की अगर बात करें तो मोनेरा किंगडम ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स। तो ये पांचों क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे समरी में दिख जाएगा फॉर द किंगडम मोनेरा, है ना। अप्लाई करो पांचों क्राइटेरिया को, सारी चीजें यहाँ दिखेंगी कि भाई मोनेरा में they are first to evolve, they are prokaryotes, they are unicellular, they can be producers or consumers or decomposers, and they can be autotrophs or heterotrophs. This is the brief description of Monera, detail will follow. Okay, similarly अगर आप यही बात प्रोटिस्टा के लिए करो तो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ध्यान रखो अभी कि मोनेरा के बाद आए वो। ठीक, क्या हो, कौन होते हैं इनमें, कंटेन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। दो क्राइटेरिया हो गए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्यूलर। रहा सवाल मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तो फिर से वही बात, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक बोथ। और रहा सवाल इकोलॉजिकल रोल का तो फिर से वही बात, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तीनों रोल प्ले करते हैं, सम आर प्रोड्यूसर्स, सम आर कंज्यूमर्स एंड फ्यू आर डिकम्पोजर्स, बिकॉज सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, सम आर हेटेरोट्रॉफिक। सेल ऑर्गेनाइजेशन वाइज दे आर यूकैरियोटिक and body organization wise they are unicellular. We are talking about protista. Similar thing when you talk about fungi, first thing you say is some are unicellular, mostly multicellular. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एग्जाम्पल्स है जो यूनिसेल्यूलर है, बाकी सब मल्टीसेल्यूलर। फंजाई की बात करें तो देन अगर हम
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सेल ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज यूकैरियोटिक, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक एंड मोस्टली डिकम्पोजर्स, ठीक है। मेनी ऑफ द फंजाई इकोलॉजिकली शो विच रोल, डिकम्पोजिशन, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, and they are always heterotrophic. You will not find any photosynthetic or autotrophic fungi. They are always eukaryotic and they can be unicellular, some forms, and mostly they are multicellular. So that's how you define kingdom fungi. Plantae के लिए all are autotrophic, ये तो हमको पता है। Plants are photosynthetic. So all are autotrophic, heterotrophic forms नहीं। Then कुछ examples है जो exceptions के तौर पे हम कहते हैं, जैसे कि रेफ्लेशिया का प्लांट, but otherwise they are autotrophic. Then multicellular, कुछ एक algae को छोड़ दिया जाए तो they contain multicellular forms. Then ecological role, no doubt producer, because nature is autotrophic, so they are producers. And body organization wise they are multicellular, and cell organization wise no doubt they are eukaryotic. एनिमैलिया के लिए क्या बोल सकते हैं हम सेम चीज़ों में, कि वो हमेशा यूकैरियोटिक होते हैं, वो हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली कंज्यूमर्स होते हैं। देन उनका इकोलॉजिकल रोल कंज्यूमर हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक हो गया, नेचर ऑफ सेल यूकैरियोटिक हो गया, बॉडी का नेचर मल्टीसेलुलर ऑलवेज, नन ऑफ द यूनिसेलुलर फॉर्म इज फाउंड इन एनिमैलिया किंगडम। प्लांटी में तो एक आध अलगी के बारे में हम यूनिसेलुलर बोल भी देंगे, एनिमैलिया में कोई भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं होता, राइट। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस है, किस बेसिस पे, अलग अलग क्राइटेरियाज जो RH विटेकर ने कंसिडर किए अपनी 5 किंगडम सिस्टम के लिए। तो हम ऐसा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हर किंगडम का देते हैं या दे सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। And this is the very key diagram in order to understand 5 kingdom system. Okay, so I hope you understand this particular thing that we were discussing. From next lecture we will start with the kingdoms of 5 kingdom system in details or required details, like मोनेरा उसको पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा उसके मेंबर्स, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, राइट। इस पर्टिकुलर 5 किंगडम सिस्टम के जो 5 किंगडम्स हैं उनको हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। दैट्स व्हाट योर लिविंग वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, डिस्कसिंग ऑल दीज पर्टिकुलर किंगडम्स इन डिटेल्स। इज इट ओके? एंड विल स्टार्ट विथ मोनेरा फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।